अच्छा, जो हमारा आज का लेक्चर है वो कल वाले लेक्चर की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम्स हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा था या LCCD इक्वेशंस कहा था। और हमने डिस्कस किया था कि वो लीनियर क्यों हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या मतलब है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है। आज यही कॉन्सेप्ट हम एक्सटेंड करेंगे फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, और हम देखेंगे कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में जो डेरिवेटिव है इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हम एलटीआई सिस्टम्स को कितने तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर 3 ways टू डिस्क्राइब एलटीआई सिस्टम्स। जो हमने पहला इस चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर 2 में, दैट इज़ थ्रू एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने क्या देखा था, h of n या h of t जो है इट कैन बी यूज्ड टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब अ सिस्टम। दूसरा हमने देखा है थ्रू डिफरेंशियल या डिफरेंस इक्वेशंस, और हमने कल डिस्कस किया था कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये बेसिकली एक इम्प्लिसिट रिलेशनशिप बताती हैं, और अगर हमें रिलेशनशिप चाहिए हो इस तरह का, रिलेशनशिप चाहिए हमें वाई टी इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ टी, तो हम उस सिचुएशन में फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। से वाई टी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑफ टी, नो, वाई टी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन से ई टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी। अगर हमें चाहिए कि वाई ऑफ टी को हमने एग्जैक्टली किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए फॉर ए गिवन इनपुट हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और थर्ड मेथड है यूजिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स थ्रू फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक। मेरी सर शफीक से बात हुई थी और सर शफीक बता रहे थे कि उन लोगों ने आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं पढ़ाया था सर्किट्स में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उन्होंने मुझे खुद बताया था फ़ोन करके कि यस, उन्होंने तो आपको। वो ना सर थोड़े बीमार थे, जी इसलिए सर, उन्होंने कहा था कि हम लैब में कवर कर लेंगे। बिल्कुल सर ने मुझे बताया था। तो हम थर्ड मेथड है, हम उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे अगले हफ्तों में ज़रा डिटेल में। लेकिन ये दो मेथड्स हैं हमने ये देख ली हैं पार्शली। ये हम डिफरेंस इक्वेशन अभी देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसी तरह हमारी डिफरेंस इक्वेशन होती है। और आपको याद है ये हम लोगों ने जब शुरू के चैप्टर्स पढ़े थे तो हमने इस एक्सप्रेशन को पढ़ा था और हमने इसको क्या कहा था, दिस इज़ अ मूविंग एवरेज फिल्टर। याद है हमने कहा था मूविंग एवरेज फिल्टर अगर हम यस बनाना मैम। चाहें, है ना। यस मैम। और तो हम 3 पॉइंट बनाना चाहें तो हम क्या, वैसे एवरेज में हम क्या चाहते हैं, करंट सैंपल प्लस एक पिछला सैंपल और प्लस, प्रीवियस 2 सैंपल्स हम बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल, और डिवाइड कर देंगे जस्ट लाइक डिवाइड बाय एवरेज। 3। बिल्कुल, तो हमारा मूविंग एवरेज फ़िल्टर बन जाएगा। तो ये वो फ़िल्टर है। अब आप गौर करें इस फ़िल्टर में क्या है, आपकी प्रीवियस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड, ये एक डिफरेंस है। इसी तरह ये वाली वैल्यू एक डिफरेंस है। तो जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं वो इंस्टेड ऑफ डेरिवेटिव्स, जिस तरह कल हमने देखा था एक RLC सर्किट था जिसको हमने डेरिवेटिव वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स जो रियल टाइम में हैं उनको हम डिफरेंस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में हमें एक सैंपल मिलता है। तो ये इस सैंपल की वैल्यू से डिफरेंस एक डिफरेंस है, इसका इससे डिफरेंस एक और डिफरेंस है। तो डिस्क्रीट टाइम एक और LTI सिस्टम इस तरह हो सकता है। ये तो वो सिस्टम था जिसमें y की डिलेड टर्म्स नहीं थी। अगर हमारे पास एक इस किस्म का सिस्टम है जिसमें y की डिलेड टर्म्स भी हैं तो वो ये सिस्टम बन जाएगा। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स जो हैं दे कैन ऑल्सो बी मॉडल्ड बाय लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इस केस में इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए के वाई ऑफ n माइनस के वेरीज फ्रॉम 0 to n इज इक्वल टू बी के एक्स n माइनस के वेरीज फ्रॉम 0 to n। अब जो हमने दोनों इक्वेशंस देखी हैं पहली दो, अगर हम इनको इनसे रिलेट करें तो हम देख सकते हैं कि लाइक व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, जो इनपुट वाले कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ बी आ रहा है और आउटपुट वाले कोफिशिएंट्स के साथ ए आ रहा है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो समेशन वेरी करती है
इनपुट बाउंड कोफिशिएंट्स के साथ वो एंड तक वेरी करती है, और जो इनपुट वाली समेशन है वो m तक वेरी करेगी। उसमें इंटीग्रल था, अगर आप याद करें तो। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारा पहला सिस्टम है उसका ऑर्डर क्या है, और उसके लिए ए केस और बी केस क्या होंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट सिस्टम? मैम ए के आउटपुट के लिए 3 और होगा 3 होगा? और नहीं, ए के नहीं किसका कोफिशिएंट है इस सिस्टम के इनपुट लिए? के लिए 3 होगा, इनपुट नहीं, इनपुट के पहले लिए पहले 3 पहले होगा ऑर्डर ना, बताओ, और पहले ऑर्डर बताओ सिस्टम का। ऑर्डर क्या है? मैम इसमें ऑर्डर कैसे पता चलता है? हाँ देखा, तो ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट डिफरेंस होगा। कंटिन्यूस टाइम ऑर्डर क्या था? हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें हाईएस्ट डिफरेंस टर्म होगा, तो ऑर्डर क्या होगा? 2, 2। श्योर हो? क्योंकि जब भी 3 वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे तो लाइक 2 ही दफा वो निकलेगा ना बिल्कुल। हाईएस्ट और डिफरेंस। वैसे आप पहले इसको देख एक्शन लो, का एक्शन 1 के साथ। ओके। बिल्कुल। और ये इसको देख लो, ऑर्डर में जो डिफरेंस की टर्म हो सकता है एक्स एन ना गिवन हो कभी किसी एक्सप्रेशन में, सर एक्स एन माइनस वन और एक्स एन माइनस टू हो, तो जो डिले का होता है ना हाईएस्ट डिले, आप वो देख लेते हो। ये हाईएस्ट डिले इसमें 2 है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स टी बाई टी टी भी तो हो सकता था। हमने एक सिस्टम लिया था जिसमें एक्स टी था ही नहीं कल, तो इसी तरह इसमें 2 ऑर्डर था, इसमें इन लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो हाईएस्ट डिले टर्म है वो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होगा। तो दोबारा क्वेश्चन ये कि ऑर्डर क्या है सिस्टम का, अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकते हो। मैम 2 है। 2 है। अमानुल्लाह, आज आप नहीं बोल रहे हो क्लास में? मैम मैंने 1 कहा था। 1 का था, तो अब पता चल गया 2 है। हाँ मैंने सर में दोबारा हाँ पता लग गया 2 है। ठीक, चलो 2 हो गया। अच्छा अमानुल्लाह, लगता है तुम बहुत शोर मैम मस्ती का एक कर एक रहे एक हो। एक 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 दफा ना दोबारा समझा दूँ। ठीक है, म्यूट कर। ऑर्डर सिस्टम का क्या है? ऑर्डर सिस्टम का हम कैसे डिटरमिन करते हैं जिया? मैम हाईएस्ट डिफरेंस देख लेते हैं या हाईएस्ट डिले जो बिल्कुल होता है उसको देख लेते हैं। बिल्कुल, हाईएस्ट डिले टर्म को देख लेते हैं या हाईएस्ट डिफरेंस टर्म को देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पर जो ऑर्डर है वो 1 बन रहा है, और राइट साइड के मुताबिक ऑर्डर, और लेफ्ट साइड पर ऑर्डर 0 बन रहा है, सॉरी यहाँ पर डिले है ही नहीं कोई। और यहाँ पर राइट साइड पे ऑर्डर जो है वो 2 बन रहा है, तो ऑर्डर दोनों में से जो भी बड़ा है वो हो जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द सिस्टम 2 है। ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। और इस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में अब हम करेंगे ए के कोफिशिएंट्स के हैं। ए के कौन से कोफिशिएंट्स होते हैं? जो कि इनपुट के होते हैं। इनपुट वाली टर्म्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं? सिर्फ एक ही हमारे पास वाई एन। तो वाई एन वाला कोफिशिएंट कौन सा कोफिशिएंट था? क्या मतलब है? बेटे ए वाई है एन ना वाई वाला जो है। कोफिशिएंट। देखो वाई जो एन माइनस के का मतलब होता है kth कोफिशिएंट है, जितना डिले होता है के का वो कोफिशिएंट होता है। यस मैम। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास ये ए वाई नोट में, है। हाँ बिल्कुल, वाई में 0 डिले हो तो हमारे पास एक कोफिशिएंट मिलेगा जो कि ए नॉट होगा, जो कि क्या होगा? 1 है। 1 है। श्योर हो? उसके साथ तुम लोग 1 मल्टीप्लाई कुछ हम अगर मल्टीप्लाई 0 से करते हैं। करेंगे तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा, वरना तो बिल्कुल, 1 नहीं उसके साथ होगा। कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जब भी किसी चीज़ का कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता तो 1 होता है उसके साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, अब राइट साइड पर देखते हैं। अच्छा, अब राइट साइड पर हमारे पास बीस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? 0 to 2। श्योर? यस मैम। चलो, किसी और का कोई ख्याल? किसी का ख्याल है 0 से 2 नहीं है? सुहेब, आप हैं क्लास में? रोल नंबर 22। ताहा, रोल नंबर 9, आप क्लास में हैं? यस मैम। ताहा, तो क्या होगा आप मुझे बताओ, राइट साइड पर जो ऑर्डर है वो क्या होगा, या उसमें जो भी आपके ए के कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे?
स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी है जिसपे मैंने पर चीजें मैम मैं तो अभी भी आया हूँ, मुझे तो नहीं पता, वो आप रिपीट कर दें एक बार मैं ट्राई। कहा ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी आया हूँ मैम सिंगल सिस्टम मेरा काफी इंटरनेट का मसला मैम चल रहा था काफ़ी, तो उसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरी चल रही है। ठीक है। अली मुर्तज़ा आप रोल नंबर 29 हैं क्लास में? मैम उसका 29 है मेरे ख्याल से, क्या आएगा बेटे? उसका रोल नंबर 29 है अली का, देखना था मुझे। आपने 21 बोला। सॉरी 21, चलो 21 नहीं बोल दो। गुली अफरोज इफरा खान आप हो? मैम ये जी जी मैम, बोलो। मैम ये बी नॉट से लेकर B2 तक जाएगा। बिल्कुल सही। तो बी नॉट की क्या वैल्यू आएगी बेटे? मैम 1। ठीक है, वन आएगी श्योर? यस मैम। और करो, ये जरा डीप और करो। मैम ये 0 ओवर बेटे, ओवरऑल 1 over डिवाइड बाय 3 3 है। 1 over 3 आएगा मैम। 1/3 आएगी। देखो ना, ओवरऑल डिवाइड बाय 3 था, ये गौर करो। यस मैम। तो इसके साथ भी 1/3 है, इसके साथ भी 1/3, इसके साथ भी 1/3 है। चलो B1 क्या आएगी? मैम वो भी 1/3। और B2? 1/3। ठीक है, बिल्कुल सही। तो नीचे वाले सिस्टम की बात करते हैं। नीचे वाला सिस्टम में अब आप बताएं ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या है? अब बता दो रोल नंबर 29 अली मुर्तज़ा। जवाद आप हैं क्लास में? रोल नंबर 17। यस मैम। चलो बेटे बताओ नीचे वाली क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होता है जवाद? नहीं। चलें सयाम, रोल नंबर 16 आप हैं क्लास में? सयाम। अच्छा क्लास, मैं थोड़ी सी ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। अभी तक आप लोगों की अटेंडेंसेज मैं ज्यूम कर रही थी कि सब लग रही हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि जब हम फेस टू फेस हम मिलेंगे तो उस वक्त मैं आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगाया करूँगी और उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि एब्सेंटीज़ काउंट होंगी। लेकिन मैंने आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स निकाल ली हैं। अब मैं क्लास में पर्सनली हर एक का नाम लिया करूँगी फ्रॉम नेक्स्ट वीक। और जो लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे उनकी एब्सेंटी लग जाएगी, चाहे वो क्लास में अपने आप को फेक प्रेजेंट शो करें। तो ये मैंने आज अनाउंसमेंट कर दी। उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तो क्लास में बैठा हुआ था, मैं उस टाइम उठ के कहीं चला गया था। मैंने आपका नाम दिया। जी मैम जी मैम वो इंटरनेट के इश्यूज थे और अंधेरी चल रही थी, तो अगर क्विज लेट सबमिट हो तो आप एक्सेप्ट कर लेंगी ना? हाँ जी बिल्कुल सबका कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मुझे थैंक यू मैम, अंदाज़ा आप है। बहुत अच्छी। तो अच्छा चलो, ये तो अच्छी 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 क्या का मक्खन है। चलो ज़िया आप ही बोल दो बेटे, जो नीचे वाली क्वेश्चन उसका क्या ऑर्डर होगा? मैम 1 क्यों 1 होगा? मैम डिले क्योंकि लेट माइनस हाईएस्ट डिले, बिल्कुल हाईएस्ट डिले 1 है जो कि लेफ्ट साइड पर है। तो हमें कौन कौन से कोफिशिएंट्स मिलेंगे? A0 और A0 क्या मिलेगा? A0 की क्या वैल्यू है? 1 ठीक है, और A1 की? 1 है ठीक है, A1 की? -0.6 माइनस श्योर? 0.6। ठीक यस है। मैम। और कोई? 0.6 ठीक है। और राइट साइड पे क्या क्या मिलेगा? B0 ठीक है, सिर्फ तो ये वाली क्या है? B0 1 ए नोट ही मिलेगा 1 1 1। 1 1 होगी। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से एक डिफरेंस इक्वेशन को हम लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन की टर्म्स में इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब अगेन कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट्स साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लायर्स, वो हम देखें कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करते। लीनियर क्यों है? क्योंकि सम टर्म्स हैं। और डिफरेंस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंसेस हैं। ये सब x(n-1) एक डिफरेंस टर्म है, पिछली इनपुट डिफरेंस टर्म है। तो हम इस तरह से एलसीसीडी इक्वेशन के थ्रू एक डिफरेंस या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो रोल हमारे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस प्ले करती हैं, वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में डिफरेंस इक्वेशन करेंगी। अच्छा, डिफरेंस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगेन डिफरेंस इक्वेशन एक इम्प्लिसिट रिलेशनशिप बता रही है
अगर हमें एक्सप्लिसिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिस्टम इनपुट तो हम उस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटे। मैम मैं फिर देर डिस्कनेक्ट होने लगूँ क्योंकि वो इंटरनेट का पैकेज खत्म होने लगे और मेरा बैलेंस टूट जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो दो डिफरेंस इक्वेशंस हमने पिछली सिचुएशन में देखी थी, इन दोनों को या किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है क्लासिकल मेथड और एक है आइटरेटिव सॉल्यूशन। जो क्लासिकल मेथड है वो बिल्कुल सिमिलर है इन सॉल्यूशन जैसा कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कल किया है, और आइटरेटिव सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, क्लासिकल मेथड में क्या है कि अगेन हम अपने सॉल्यूशन को एज अ सम ऑफ टू फंक्शंस करेंगे। एनी गेस कौन से टू फंक्शंस होंगे? YC एंड YP वाला टाइप। एग्जैक्टली, Y C और बिल्कुल Y। एग्जैक्टली। वाई एन जो है हम कहेंगे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स वाई सी और वाई पी, जहाँ पे वाई पी क्या है, वाई सी क्या नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे आता है कि हम इनपुट को ज़ीरो कर देते हैं और हम y को अज्यूम कर लेते हैं। कंटिन्यूस के केस में हमने अज्यूम किया था कि y इज़ ऑफ द फॉर्म CEST। तो डिस्क्रीट में क्या होगा? डिस्क्रीट में हम कहेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वाई सी दैट इज इक्वल टू सी जी पावर एन, यहाँ पे z एक कंटिन्यूस वेरिएबल है और उसकी जो पावर n है वो डिस्क्रीट पावर है। तो z ऑफ n जो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेगी, 0 0, 0 1, 0 2। z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो आप इंशाल्लाह जब DSP पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे अगले साल के वो क्या है। तो अगर हमारे पास, चीज में मैम जी बेटे, किस चीज में पढ़ेंगे? DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आप ठीक लोग है। नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। उसका हमने एस देखा था ना, एस हमने कल देखा था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है सिग्मा प्लस जी ओमेगा। इसको भी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आप कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ेंगे, और मुझे अंदाज़ा नहीं आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हैं। DSP मुझे पता है कि अगले साल पढ़ेंगे आप एग्जैक्टली इसी सेमेस्टर में। मैम शायद हमारा वो नहीं, नहीं है। आपका है, आपका है, मैंने कंट्रोल चेक किया। सिस्टम है। कंट्रोल्स भी है और नहीं, DSP भी है। DSP का डी है। सर अदील बता रहे थे कि नहीं शायद आपका है ना बेटे, हो। नहीं आपका है, मैंने कंफर्म किया मैम मनीला से, वो एवियोनिक्स 6 से नहीं है, आप लोगों का है, एवियोनिक्स 5 तक है। तो जिस तरह हमने देखा था कि एस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जो सिग्मा प्लस जी ओमेगा है, और सिग्मा जिसमें हमने देखा था रियल पार्ट है और ओमेगा इसका फ्रीक्वेंसी पार्ट था, इसी तरह जी भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो जब हम पहला डिले लेते हैं तो आपके पास जी रेज़ टू द पावर n माइनस 1 आ जाता है। दूसरा डिले लेते हैं जी रेज़ टू द पावर n माइनस 2 आ जाता है। इसी तरह जब nth डिले ले रहे हैं तो हमारे पास सी रेज़ टू द पावर जी n माइनस n आ गया, यानी अब आपके पास ये टर्म जो है सब्ट्रैक्ट हो गई जितना डिले है। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि हम z पावर n निकाल लें तो ये सी जी इनवर्स z माइनस 2 जी माइनस n बन गया, यानी हमारे पास सी जी एन वही ओरिजिनल टर्म का रह गया और इसके साथ आ रहा है जी माइनस 1। नेक्स्ट केस में फिर सी जी एन रह गया और आ रहा है जी माइनस 2। तो हमारे लिए निकालना आसान होगा, सी जी एन कॉमन निकालना आसान होगा जिस तरह हम सी ई एस टी को कॉमन निकाल लेते हैं और फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सप्रेशन, जो हमारा आउटपुट वाला एक्सप्रेशन है, ए नॉट प्लस ए वन जी इनवर्स प्लस ए टू जी माइनस 2 प्लस ए एन जी माइनस एन इंटू सी जी एन इज इक्वल टू 0। अगेन सिंस सी जी एन कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करेंगे और हमारे पास हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें और हमें याद है कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग इट्स रूट्स। हम इसको रूट्स निकाल लें और ये जो प्रोसीजर है ये अगेन हम किस तरह का कौन सी नॉलेजी फॉलो करें जो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की थी। हम एस माइनस 4 एस माइनस 6 हमारे पास एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 था तो हम इसके रूट्स निकालते थे, तो इसके भी हम इसी तरह रूट्स निकाल लेंगे।
और हमारे पास जो सॉल्यूशन है, रूट्स हैं, अगेन रूट्स हमारे रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसा कंटिन्यूस टाइम के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। अगर हमारे रिपीटेड रूट्स कोई नहीं है तो हमारी इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की C1 Z1 रेज़ टू द पावर n प्लस C2 Z2 रेज़ टू द पावर n, यानी जितने हमारे पास रूट्स थे, जितनी ऑर्डर की इक्वेशन थी, उतने हमारे पास रूट्स आएंगे। और अगेन ये मैम सारी इसमें की सेम वही रूल अप्लाई हो रहे हैं ना, जो एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली बस वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। जिससे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, रूल्स सारे वही अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन मैं करा इसलिए रही हूँ कि डिफरेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया होता है, तो एक दफ़ा हम एक एक स्टेप को देख लें, फिर जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो हम इसको स्टेप से रिलेट कर सकेंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या था, हमने कहा कि आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फोर्स रिस्पॉन्स है उसकी फॉर्म सिमिलर होती है एज द एक्साइटेशन। तो कल की तरह अगर x ऑफ n कांस्टेंट है तो y p n कांस्टेंट होगा। अगर x ऑफ n जो है एक्सपोनेंशियल है तो वाई पी ऑफ एन में वही एक्सपोनेंशियल आ रहा होगा, साथ मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। और अगर एक्स ऑफ एन मैम इसमें साइनसॉइड, 0.2 को एक्सपोनेंशियल क्यों लिया है? इसमें लिखा ही हुआ है ना, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 5 इंटू 0.2 रेज़ टू द पावर n। ई नहीं लिखा। अगर मतलब ई जे, किसी भी चीज की पावर n में आएगी तो हम एक्सपोनेंशियल सपोज करेंगे उसको। हाँ हाँ वो हाँ चलें, आप सही कह रही हो, उसको उस तरह से एक्सपोनेंशियल नहीं लेते, लेकिन ये वैल्यू इसकी एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, और ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। यू आर राइट, आई शुडंट कॉल इट एन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल अगर होगा तो उतना होता ई रेज़ टू पावर j.2 n। तो अगर इस तरह की इनपुट होगी तो आउटपुट को p e j.2 n हम अज्यूम करेंगे। मैं इस एग्जांपल क्योंकि मैंने आपको कहा है, कल बताया था जो लोग कल की क्लास में नहीं थे, कि मैं आपको सिर्फ 3 किस्म की इनपुट्स ही दूंगी, जो कि कांस्टेंट होगी, एक्सपोनेंशियल होगी या साइनसॉइड होगी। तो जब मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगी तो मैं इस वैल्यू को एलिमिनेट करके यहाँ पर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल लिख दूंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि जो भी इनपुट में टर्म आती है आउटपुट में वही टर्म आती है मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ठीक है, पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो लेकिन ये सॉल्यूशन हम अगेन कंटिन्यूस टाइम की तरह सिर्फ उतनी देर अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर बहुत ज़्यादा लंबी इनपुट हो गई, लंबी का बहुत बड़ी इनपुट हो गई, तो फिर हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते। और हम उसके बाद जो हैं फोर्स रिस्पॉन्स कोफिशिएंट्स डालते हैं, डिफरेंस इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, और फाइनली हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके कोफिशिएंट्स को एवेलुएट कर लेते हैं। पहली एग्जांपल, अब आज ये एग्जांपल जो है ना, ये लिखी हुई आपके सामने आ रही है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रही, हम हर स्टेप को इसके डिस्कस करेंगे, और जो स्टेप आपको समझ नहीं आएगा उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। ये डिफरेंस इक्वेशन है जो शुरू में हमने स्टार्ट की थी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन में जो इनपुट है वो 4u ऑफ n थी। सबसे पहले हमने इनपुट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है या नेचुरल रिस्पॉन्स 0 कर निकालना है। देंगे। हमने आउटपुट 0 कर दी और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड स्टेप किया, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए मैंने एक स्टेप खा लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपने बनानी हो तो हमने क्या कहा था, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या करते थे, हम कहते थे लेट वाई सी एन इज इक्वल टू सी जी रेज़ टू द पावर एन। तो जो वाई सी एन माइनस वन है वो क्या बनता है, सी जी एन माइनस वन। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम कहते हैं सी जी एन 1 माइनस 0.6 जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है, इस लाइन तक सही है। ठीक। मैम ये दोबारा रिपीट कर दें। सिद्रा मैंने हमने देखो सिर्फ डिफरेंस की जगह, अगर हमने देखा पिछले केस में कि अगर आपके पास फर्स्ट डिफरेंस है तो ये इस बार जी एन माइनस वन हो जाएगा, सेकंड डिफरेंस है तो जी एन माइनस टू हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस है तो एन माइनस थ्री हो जाएगा। जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसको आप एन माइनस उस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर लेते हैं। यहाँ एन माइनस वन था, यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस यस मैम। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है मैम।
तो चूट किया और मैंने कॉमन निकाल ली, मैंने एक स्टेप खा लिया। और जब भी मैं एक स्टेप खाती हूँ तो आप लोग थोड़ा सा पूछते हो, मगर मैं जानबूझ के स्टेप स्किप करती हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट हैंड या फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हर स्टेप करना ज़रूरी नहीं होता। और आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एंड में सिर्फ डायरेक्ट देख के क्वेश्चन लिख सकते हैं डिफरेंस की कैरेक्टरिस्टिक। खैर दैट बीइंग सेड, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन रह गई है 1 माइनस 0.6 जी इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसको हम ये लिख सकते हैं जी माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0। नहीं तो सब चुप हैं, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, जी इनवर्स का लिख मतलब सकते क्या हैं। है? नहीं, अब इतनी देर से कहा मैं, अब मुझे करना पड़ेगा। इसको मैं यूँ लिख रही हूँ, जी इनवर्स का मतलब है डिवाइड बाय जी, 1 बाय जी। अब जी को 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या बनता है, जी माइनस 0.6 बाई जी इज इक्वल टू 0। अब जी तो 0 नहीं हो सकता, जी को राइट साइड पे ले जाओगे तो इसका मतलब है जी माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0। is equal to तो अब 0.6. हम ये लिख सकते हैं। Okay. आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि, यस मैम। चलिए थैंक यू, कि इस तरह की क्वेश्चन के लिए स्ट्रेट अवे आप देख के कैसे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में चलो डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने फिलहाल सब्स्टिट्यूट करके कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन निकाल ली। तो z माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0 में z इज इक्वल टू 0.6 आ गया, तो हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया जो कि है वाई सी एन, जो है चूंकि हमने कहा था वो सी जी एन के बराबर है, तो z की जगह हमने z की वैल्यू डाली तो हमने कहा वाई सी एन जो है वो c 0.6 रेज़ टू द पावर n है, जहाँ पे वैल्यू ऑफ c इज टू बी डिटरमिन्ड, राइट? सही है, यस मैम। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर सोल्यूशन या फोर्स रिस्पांस। अब चूंकि इनपुट हमारी कांस्टेंट थी, u ऑफ n जो है वो कांस्टेंट है, तो हमने कहा कि जो हमारी इनपुट है उसकी वैल्यू जैसे जैसे इनपुट होती है फोर्स रिस्पांस की भी वही टाइप होती है, तो फोर्स रिस्पांस कांस्टेंट हो जाएगा p। अब हम फोर्स रिस्पांस को जब डिफरेंस इक्वेशन में डाल देते हैं राइट पर, अब y p ऑफ n माइनस 1 जो है इस सिचुएशन में, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू p। वाई? मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। लेकिन देखो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बेटे, हमने कहा लेट वाई पी एन इज इक्वल टू पी, वाई पी एन माइनस 1 क्या होगा? डेरिवेटिव के केस में तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 ले लेते थे, इसमें क्या होगा? मैम फोर्सिंग फंक्शन कांस्टेंट है तो ये भी पी के इक्वल ही होगा। ये पी के, क्योंकि इसमें कोई एन की टर्म नहीं है। अगर ये इसके साथ कोई एन की टर्म आ रही होती तो जहाँ जहाँ एन आता हम उसको एन माइनस 1 से रिप्लेस कर देते, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में क्या किया था, जहाँ जहाँ एन आ रहा था हमने उसको एन माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब इसमें तो कोई एन आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कि एन आ नहीं रहा तो ये पी ही रहेगा। अब ये एक छोटी सा डिफरेंस है जो ये डिफरेंशियल मैम इक्वेशन से, जी मैम जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये पी वाली चीज, एन मतलब कैसे आएगा, तो हम उसको इक्वेट करेंगे उससे। सिद्रा, वैसे जनरल सवाल है, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है से एक्स टी इज इक्वल टू 3 ET, तो आपने x4 कैसे डिटर्मिन करती हो? व्हाट इज मैम x4? टी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, श्योर हो? 3e⁴। श्योर यस हो मैम, टी की जगह उसकी वैल्यू 100%? पुट करते हैं। अगर एक्स यस टी मैम। 3 गिवन हो तो x4 क्या होगा?
3 की पावर 3 होगा। नहीं मैं एक्चुअली टी 3 है, ई की पावर तो आई नहीं रही, एक्स ऑफ टी 3 गिवन है, इसमें कोई ई की पावर नहीं है। अच्छा सिर्फ 3 है। हाँ सी है, ये केस 2 है, तो एक्स ऑफ 4 क्या होगा? मैम कांस्टेंट ही रहेगा वो तो हमेशा, क्यों? 3 ही रहेगा मतलब, क्योंकि तो वहाँ फिर पे यहाँ t की वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे कहते हो नहीं, यहाँ पे कहते हो, ये समझ नहीं आ रही बात। नहीं मुझे वो n वाली चीज समझ नहीं आ रही थी कि कैसे टर्म आएगी साथ। चलो अब सही है, अब इधर एन की जगह टी लिख दूं, टी की जगह एन लिख दूं, या समझ आ गई अब? यस मैम आ गई समझ। चलो आ ठीक है, गई। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वेरिएशन है वो चूंकि नहीं है टी या एन के हिसाब से, तो ये पी रहा। तो अब हमने यहाँ पर जब रिप्लेस किया तो इसकी जगह भी पी रिप्लेस किया और इसकी जगह भी पी रिप्लेस किया, तो वी हैव p माइनस 0.6 p इज इक्वल टू 4। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास p आ जाता है 10, तो y p n हमारे पास आ गया 10। स्टेप 3 क्या है? ओवरऑल रिस्पॉन्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स आपका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन का सम होगा। अब अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई है, सिर्फ ये क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, टाइप हुआ है। तो अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस ना हो तो हम खुद कोई कैलकुलेटेड गेस करते हैं, और वो कैलकुलेटेड गेस ये है कि जब n 0 होगा तो x ऑफ n की क्या वैल्यू होगी? 0 होगी। n 0 होगा तो x ऑफ n की क्या वैल्यू होगी? 0। गलत। 4 नहीं होगी। 4 क्यों होगी सिद्रा? u of n के मैम जी जो u of n है उसको जी 4 से बिल्कुल मल्टीप्लाई। बिल्कुल, u ऑफ n जो है और u ऑफ n जो है उसकी वैल्यू तब मिल जाती है जब इसका आर्ग्यूमेंट 0 या 0 से बड़ा होता है। तो x ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 4 आ रहा है बेसिकली। तो इस कैलकुलेटेड, और हमें पता है कि y ऑफ 0 माइनस 0.6 y ऑफ n माइनस 0 इज इक्वल टू 4 है, यानी हमें y ऑफ 0 जो है बेसिकली हमने जो कैलकुलेटेड गेस किया वो ये किया कि हमारे पास x ऑफ n un है, तो इनिशियल कंडीशन हम कहेंगे कि y ऑफ 0 जो है वो 4 है, क्योंकि हमारे पास गिवन होगा कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और हमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सिस्टम कॉजल है। तो अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर, और हमने n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो हम डिटर्मिन कर सकते हैं हमारे कांस्टेंट की वैल्यू c इज इक्वल टू -6, और टोटल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है y n इज इक्वल टू -6 इंटू 0.6 रेज़ टू द पावर n प्लस 10। ठीक है, ठीक है। यस मैम। एक और सवाल, अब मैंने इनपुट चेंज कर दी, अब इनपुट आ गई हमारे पास जो आप एक्सपोनेंशियल कह रही थी सिद्रा, e टू पावर -n u ऑफ n, और अब हम इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो y ऑफ 0 गिवन हो, हमें y ऑफ -1 गिवन है। अगेन अगर क्या आप मेरी लेफ्ट पे जो लिखा हुआ उसको देखिए बगैर बता सकते हैं कि इस सिस्टम के लिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? c 0.7 की पावर n, सी कांस्टेंट z की पावर n वो और बेटे, z की पावर ये तो हम 0.7 होगी। ये तो y हम plus 1 is equal to 0। 1 होगा बेटे, y plus 1 is equal to 0। 1 ओह क्यों? ये तो 0.7 है। ओके मैम, पॉइंट नहीं, मैम, इसका मतलब हमें फिर से पॉइंट दोबारा 7। आप लोग आप अच्छा, क्या फिर क्या होगी? नहीं, इसका मतलब अभी तक आप देख के नहीं लिखने के चले लिख सके। y ऑफ n-1 क्या होगा? अगेन c z n-1 which is equal to c z n into z -1। ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर तो हमारे पास बन गई इक्वेशन c z n -0.7
सी जी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सी जी एन कॉमन निकाला तो ये बन गई 1 माइनस 0.7 जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही बनी। जरा थोड़ी सी यस मैम। लिखाई खराब हो गई थी तो यही बनी। तो इससे तो आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन क्या बनेगी रिजल्टेंट z की टर्म में। नेगेटिव z के बजाय पॉजिटिव z की टर्म में क्या इक्वेशन बनेगी? कैरेक्टरिस्टिक मैम इससे हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि मैं आज अब सुन ही नहीं रहे मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अभी हमने पीछे भी किया था 1 माइनस 0.7 जी इनवर्स को अब जी की पॉजिटिव पावर में नहीं लिख सकते। मैम यही बोल रहा हूँ z की वैल्यू निकालेंगे मैम। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है जी मैम, माइनस 0.7 इज यही इक्वल टू 0। यही मैं यही कहा बोलता था। हूँ मैम, उसमें से cz पावर n 0 नहीं हो सकता, तो यही 0 के इक्वल और हाँ ऐसे जी z की वैल्यू। बिल्कुल। तो हमने तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इसको कहते हैं जो जी की पॉजिटिव पावर की टर्म में होती है। तो इसकी वजह से हमारा जो वाई सी ऑफ एन है वो आ जाएगा सी 0.7 रेशो दी पावर एन, क्योंकि जी की वैल्यू हमने कहा 0.7 है। नेक्स्ट स्टेप है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने कहा था कि हमारी जो आउटपुट है वो उसी तरह का एक्सप्रेशन होता है जिस तरह का हमारे पास इनपुट थी। तो हमारे पास अब क्या होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए? वाई पी एन हम क्या ज्यूम करेंगे, क्या है? पी ई की पावर माइनस n माइनस 1। ई की पावर माइनस एन। ठीक है, बिल्कुल सही। अब बताएं वाई पी ऑफ एन माइनस 1 क्या होगा? मैम क्वेश्चन रिपीट करेंगी प्लीज? वाई पी एन माइनस 1 क्या होगा? n की जगह पे हम माइनस 1 लिख देंगे। पी ई की पावर माइनस n माइनस 1। माइनस कॉमन निकालिया मैंने। क्यों कॉमन निकाला है? क्योंकि माइनस बाहर था। तो ये क्या बन गया? पी ई की पावर माइनस एन इंटू पी ई की पावर, और सॉरी दोबारा पी नहीं लिखती, इंटू ई की पावर 1। क्या लिख सकती हूँ मैं यूँ? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कैसे ई 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन में। तो हमारे पास बन जाता है पी ई की पावर माइनस एन माइनस 0.7 पी ई की पावर माइनस एन इंटू ई की पावर 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एन। और जब हम इसको इक्वेट करते हैं हम ई पी ई माइनस एन में से ई माइनस एन को बाहर निकाल लेते हैं और ई माइनस एन दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास ये बन जाता है पी 1 माइनस 0.7। अब हाँ, ये ई की पावर 1 थी, आपको याद है? ई की पावर 1 को हम खोल सकते हैं मैथमेटिकली। एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 हम डिटरमिन कर सकते हैं। यस मैम। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 हमारे पास 2.7। 2.718 आता है इज इक्वल टू 1। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं इवेंचुअली हमारे पास पी की वैल्यू आ जाती है माइनस 1.108। तो हमारे पास वाई पी ऑफ एन आ गया माइनस 1.108 ई टू पावर माइनस एन। नेक्स्ट स्टेप है ओवरऑल सॉल्यूशन, जिसमें हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन थी y ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ पर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास y ऑफ n सॉल्व होके ये मिल जाता है। अब मैं 1 मिनट पॉज कर रही हूँ और मैं आपको टाइम दे रही हूँ ऑब्जॉर्व करने का। ज़रा सोचें हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, देखें
कोई स्टेप किसी पॉइंट पर डिस्कशन में जो आपको ना समझ आया हो तो हम उसको दोबारा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी ठीक है मैम, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ठीक है, वो absorb हो चलो जाए। हम जिस तरह कल हमने रिवाइज किया, तब हम खुद समराइज करते हैं। हमने कहा कि जो आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ डिफरेंस इक्वेशन। उस डिफरेंस इक्वेशन को हम एलटीआई सिस्टम को जो हम लीनियर कांस्टेंट हैं। आपको कुछ नहीं समझ आया तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लेना। जिसको कुछ नहीं समझ आया, जिसको कुछ समझ आया और उसको रिकॉल कराना है, उसको मैं रिकॉल करा रही हूँ। हमने देखा है कि कोई भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस बट आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको बात नहीं, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। और मैंने आपको ये बताया है कि ये जो सारी लेक्चर्स हैं, ये वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिंक भेजा था यूट्यूब का, उस चैनल पर भी रिकॉर्डेड है। तो ये वाली रिकॉर्डिंग समझता है, उस वाली रिकॉर्डिंग को देख लेना। अभी सारे लेक्चर्स वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। तो वो नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। अब मैं कह लूँ जो मैं कह रही हूँ। हमने कहा है कि कोई भी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। दूसरी बात ये कि हमने देखा कि जो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन है, उसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होते हैं और वो सम हो रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंस, बोथ इनपुट या आउटपुट साइड पर। हमने देखा कि जब हमारे पास LCCD लिखी होती है, तो जो ए वाले कोफिशिएंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम y या आउटपुट टर्म्स को असाइन करते हैं, और x वाले कोफिशिएंट्स हम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट बी वाले कोफिशिएंट्स हम बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा इनपुट या x वाली टर्म्स को असाइन करते हैं। फिर हमने देखा कि जो डिफरेंस इक्वेशन है, ये एक आपको दे रही है इम्प्लिसिट रिलेशनशिप कि सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स किस तरह इंटरैक्ट करें। अगर हमें y ऑफ n का लिए एक एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ द गिवन इनपुट, तो हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन का जो मेथड देखा, दैट इज़ द क्लासिकल मेथड, जिसमें हमने सोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, दूसरा पार्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन है, और फाइनली हमने ओवरऑल रिजल्ट इज़ द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। फिर हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि वाई सी ऑफ n इज इक्वल टू सी जी रेज़ टू द पावर n। खामोशी होगी। किसकी खामोशी हो गई? मेरी? हेलो मैम पता नहीं किसके साथ बोल रहे मैम हैं। आ रही है आवाज। अच्छा, हमने देखा कि वाई सी एन इज इक्वल टू सी रेज़ टू द पावर n। अब हमने क्या किया, जो डिले की टर्म है उसमें जो z की पावर थी n, वो उस एक्सप्रेशन से रिप्लेस होता गया, और हमने इसको सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल ली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाकर, जिसमें हमने इनपुट को 0 किया था, हमने सी जीरो पर n को सब्स्टिट्यूट किया, और हमने z की पॉजिटिव पावर्स की टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। और आपको आपके टीचर ने बता दी कि हम मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 4 टाइप की टर्म बन गई से। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमने देखा कि हम इनपुट को अज्यूम करते हैं वैसी ही, जैसी इनपुट है वैसी ही हम अज्यूम करते हैं आउटपुट होगी। तो इनपुट अगर कांस्टेंट है तो आउटपुट हम पी कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट में हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को भी काउंट किया, यू ऑफ एन भी। इनपुट एक्सपोनेंशियल है, आउटपुट एक्सपोनेंशियल होगी। इनपुट साइनसॉइड है, आउटपुट साइनसॉइड की फॉर्म में। और फिर हमने उनकी डिलेड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया,
और ओरिजिनल इक्वेशन में और हमने p के लिए सॉल्व कर लिया। स्टेप 3 है ओवरऑल सॉल्यूशन। उसमें हमने y ऑफ n को ycn प्लस yp ऑफ n बनाया और हमने क्या किया कि इनिशियल कंडीशंस जो गिवन थी उनके मुताबिक हमने c को सॉल्व कर लिया y की वैल्यू डालकर। ये जो स्टेप है ये सिमिलर है टू व्हाट वी हैव डन फॉर आवर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स को जो भी हुए हैं और जो एंड में आपको क्लास के दिए जाएंगे, तो आपको उम्मीद है कि ये बेहतर तरीके से कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बात है कि अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो क्या होगा। रूट्स तो आपको याद होगा कि हमारे पास जब रूट्स रिपीटेड होते थे तो हमारे पास जब डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म्स में हम कहते थे कि से आपके पास आंसर आता था c1s प्लस c2s स्क्वायर। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चूँकि हम इवेंचुअली जब डिफरेंस इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उनको उन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से करते हैं, उनको सॉल्व करना आसान होता है। तो इसलिए मैं आपको रिपीटेड रूट्स नहीं दूंगी, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए है कि अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स हों यानी z1 z2 के बराबर है, इस किस्म की फॉर्म में आ गया, तो आपके पास रिज़ल्ट जो है उसमें c1 प्लस c2n प्लस c3n स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमारे बाकी सॉल्यूशन का सिस्टम वही रहता। नेक्स्ट मेथड है जो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प है, उसका नाम है आइटरेटिव सॉल्यूशन। आइटरेटिव सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं एक्सक्यूज मी मैम, जी। मैम क्लास बंद कर सकते हैं क्या? आप ना वो बाकी कल पढ़ लेंगे वो अगले वर्किंग डे। ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है। क्लास के 2-3 मिनट रहते हैं, आखिरी स्लाइड और ये क्विकली हो जाएगी, इससे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मुझे टॉपिक में कोई चीज़ रह जाए उसको अगले दिन कंटिन्यू करना कोई खास पसंद नहीं है। तो मैम आइटरेटिव इस तरह वो फिर पूरा, वैसे इसका फायदा नहीं होगा कि हम तो रिवाइज भी कर लेंगे पिछली नहीं चीजें अगले क्लास में। नहीं, मैम आप आप तो कंटिन्यू लेक्चर करें। आप लेक्चर पे होता है। हमने आइटरेटिव सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया। हमने कहा कि हमारा वाई एन जो है वो इस फॉर्म में आ गया, हमने वाई एन को एक्स ऑफ एन की फॉर्म में रख लिया और इसके बाद अब हम आइटरेटिवली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वाई ऑफ ज़ीरो क्या होगा 0.6। अब यहाँ पर ज़ीरो आ रहा एन आ रहा है वहाँ हमने ज़ीरो डाल दिया 0.6 वाई -1 प्लस 4 यू ऑफ ज़ीरो। हमें याद है वाई ऑफ -1 हमें गिवन था ज़ीरो है, याद है? तो हमारे पास और u ऑफ 0 1 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। नेक्स्ट वैल्यू y ऑफ n जो है वो y ऑफ 1 होगी। अब आपने n की जगह 1 डाल दिया तो दिस विल बी इक्वल टू 0.6 y ऑफ 0 प्लस, अब इनपुट तो हमेशा 4 ही रहेगी क्योंकि n 0 से बड़ा हो गया, तो ये आंसर हमें मिल गया 6.4। थर्ड वैल्यू मिल गई हमें 7.84 बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके। और अगर हमने जो पिछला सोल्यूशन निकाला था जो कि ये था, इसमें अगर हम y ऑफ 0 y ऑफ 1 और y ऑफ 2 डिटर्मिन करें तो हमें यही वैल्यूज़ मिलती हैं जो ये मिल रही हैं ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मैं कभी कहूँ फाइंड करनी है कि ये इक्वेशन है, इसको ज़रा सॉल्व करके y ऑफ 5 निकालें, तो बजाय इसके कि आप इतना लंबा प्रोसीजर करें और आप इस तरीके पे आएँ जो ये ठीक आपके है मैम, पास, ठीक है। आप इस वैल्यू को बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करके मैं वैसे ही माइंड जो अब ठीक है कह रहे हैं, उस बात को मैं माइंड मैम करूँ। जी जी सिद्रा। मैम ये जो y ऑफ 0.6 y ऑफ -1 है, ये -1 वाली वैल्यू हमारे पास तो है ही नहीं ना। है आपको गिवन थी ये सवाल 4 में। कैसे आएगा अगर हम उसको, कौन सा नहीं तो ऊपर y वाली ऑफ कह रहे 0 दिया हुआ। हो? ये वाला मैम ये जो डिटरमाइन द फर्स्ट थ्री वैल्यूज बाय आइटरेटिव सॉल्यूशन ऊपर वाला जी। y ऑफ 0 वाई ऑफ इक्वल्स टू 0 ये नहीं 0.6 निकाला y ऑफ था, -1। वाई ऑफ 0 तो ये था बेटे, ये भी निकाला तो है। वाई ऑफ 1 ये निकला, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, निकाला नहीं है वाई ऑफ 0 0 डाल के 4 नहीं निकाला ये। मैम मैं ये कह रही हूँ 0.6 y ऑफ -1 जो है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं आएगी ना। ये जो 4 आ गिवन रहा है है तो आपको सवाल दिया था, आपको सवाल में वाई ऑफ -1 गिवन था। सवाल में जरा जाऊँ, वाई ऑफ -1, सॉरी ये सेकंड एग्जांपल थी, सेकंड एग्जांपल में आपको वाई ऑफ -1 0 गिवन था, ये नजर आया। यस मैम।
ठीक है, मैं अब बात पकड़ लेना पूरी। यस मैम। अब तो हमारे पास सोल्यूशन दोनों सिचुएशंस में एक आता और हम आइटरेटिवली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत थक गए आज पढ़कर, आई डोंट नो व्हाई, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेक्चर ख़त्म करती हूँ। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप इस लेक्चर को रिवाइज़ करें, क्योंकि मेरा दिल था कि आज हम स्टेबिलिटी भी डिस्कस करें, लेकिन चूंकि आप लोगों की थकन ज़्यादा है इसलिए मैं स्टेबिलिटी डिस्कस नहीं करें। तो ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन मैम द नेक्स्ट। जी बेटे। मैम वो क्विज का सॉल्यूशन अपलोड कर दें। मैंने किया नहीं है, सॉल्व किया नहीं, अभी सॉल्व करके सोल्यूशन अपलोड कर देती हूँ आज ही इंशाल्लाह। राइट मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम चेक कर सिस्टम लेना, था गेनो सॉल्यूशन को देख के कोई फिल करके तो आपको अपलोड भी कर दे, उसको भी बेटा, अप तो आपका टर्निंग ख्याल कर है मैं दे। इतनी तेज हूँ? मैंने कौन सा भी अपलोड कर देना है? मैं रात तक ही अपलोड करूंगी, आज का मतलब रात तक है। सही अच्छा है। और ठीक है। ऑल्सो वैसे सिस्टम था क्या? चलें, सिस्टम कॉजल था, यस मैम, कॉजल भी था, स्टेबल भी था। स्टेबल क्यों था? हाय अल्लाह, जिया उसमें तो डेल मारा था। स्टेबल नहीं था, उसमें डेल डेल नहीं था था, ना। डेल तो सामने नहीं होता। ये तो ट्रिक थी मेरी। तो स्टेबल नहीं था, कॉजल था। चलें, दैट मैम बीइंग क्या सेड। जुम्मा पढ़ना भी है? जी क्या कह मैम रहे हैं आप? जुम्मा भी पढ़ना है, जुम्मा अल्लाह पढ़ना मियाँ, है। कितने अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। 11:30 जुमे की तैयारी शुरू कर देते हैं। जीते रहो बच्चों, जी बहुत अच्छा जी मैम, ये वो मानुला ने स्वाब खुतबा भी देने जाना है। था। मानो मैम स्वाब ज्यादा मिलता है वो जितना पहले जाओ 11:30 से ना। तैयारी करते हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मानुला जब 1:30 बज जाता है ना